हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सावन सीटेट एकेडमी में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जो कि बाल मनोविज्ञान में जो अध्ययन विधियां हैं उसके बारे में। और हम जानेंगे जो है मनोविज्ञान में जितने भी जो शाखाएं हैं उसके बारे में भी। तो दोस्तों, अब चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों, इसके पहले कि हम बाल मनोविज्ञान की विधियों पर प्रकाश डालें, यह व्यक्त कर देना जरूरी है कि पद्धति का व्यवहार जिस अर्थ में अन्य विज्ञानों में होता है उसी अर्थ में इसका प्रयोग बाल मनोविज्ञान में नहीं होता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बाल मनोविज्ञान है और इसमें मनोविज्ञान भी है। ठीक है दोस्तों, अन्य विज्ञानों में विधि का मतलब होता है प्रदत्तो, ठीक है, का अध्ययन करने के ढंग, किंतु मनोविज्ञान में इसका तात्पर्य होता है अध्ययन विषय, सब्जेक्ट मैटर की व्याख्या के लिए प्रदत्तों को संग्रह करने का तरीका। इसलिए जिन जिन ढंगों से बाल जीवन के विभिन्न पहलुओं को जानने के लिए उसमें आबद्ध प्रदत्तों को एकत्र किया जाता है, उन्हीं तरीकों को बाल मनोविज्ञान की विधियां कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस स्थल में मैं आपको बता दूं, यह भी स्मरणीय है कि प्रकार अन्य विज्ञान के आलोच्य विषय, ठीक है, सब्जेक्ट मैटर का अध्ययन आसानी से कर लेते हैं, वह सरलता से उस विज्ञान में नहीं पाई जाती हैं। यही कारण है कि बाल मनोविज्ञान का आविर्भाव बहुत विलंब से हुआ है। अगर हम इसकी कठिनाइयों की दृष्टिपात करें तो मालूम होगा कि विद्वानों को बाल अध्ययन में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। पहली कठिनाई जो बाल अध्ययन में सबसे पहले यह रही है कि लोगों को बच्चों में सयानों के ही छोटे रूप में देखा। ठीक है दोस्तों, ये सबसे जो है पहले कठिनाई यही रही है। ठीक है, तो ही छोटे रूप में देखा, इसलिए उसके अलग अध्ययन में कोई आवश्यकता नहीं समझी। ठीक, लेकिन जमाने ने पलटा खाया और लोगों को समझा कि बच्चे सयानों से भिन्न होते हैं, क्योंकि हाँ, इसलिए बच्चे बच्चे होते हैं, सयाने जो सयाने होते हैं। देखिए, उम्र के हिसाब से जो परिपक्वता आती है उसके बारे में भी अध्ययन करना जरूरी समझा। इसलिए वैज्ञानिकों ने अध्ययन का भी अलग ज़रूरत है। दूसरी कठिनाई की दिशा में अध्ययन जो है के लिए बच्चों को सर्वथा अभाव। जब बच्चे पैदा होते हैं तो बहुत दिनों तक उनके पास किसी को फटकने नहीं दिया जाता था, इसलिए उनके प्रारंभिक जीवन का अध्ययन करना सर्वथा असंभव था। इसके बाद भी बच्चे अपने समूह में खेलते कूदते थे, इसलिए उन तक पहुंचना सभी समय संभव नहीं था। जो बच्चे स्कूल में पढ़ते थे उनका अध्ययन करना संभव नहीं था, क्योंकि शिक्षकों का समुचित सहयोग अन्वेषकों को प्राप्त नहीं होता था। लेकिन आधुनिक युग में यह कठिनाई दूर हो गई। प्रायः बच्चे अस्पतालों में उत्पन्न होते हैं, जहां उनकी प्रारंभिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन होता है। स्कूल के शिक्षक तथा अन्य अधिकारी भी उनके अध्ययन में अन्वेषकों को सहायक होते हैं। तीसरी कठिनाई इस संबंध में दक्ष वैज्ञानिकों के अभाव की थी। पहले मनोविज्ञान का विषय उन्हीं लोगों तक सीमित था जो कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अध्ययन का अध्यापन करते थे। ठीक है, जो अध्ययन या अध्यापन करते थे, किंतु आज माता पिता शिक्षक सभी के लिए इसका ज्ञान सुलभ है और कोई भी बच्चों का अध्ययन कर सकता है। अंतः निरीक्षण, ठीक है, के अभाव में किसी विधि का अभाव, ठीक है, भी बच्चों के अध्ययन में बाधक था। लेकिन आज विद्वानों के परिश्रमिक रूप से कई समुचित विधियां उपलब्ध हैं, उनके द्वारा बच्चों का अध्ययन किया जाता है। आज प्रारंभिक सभी कठिनाइयों को दूर हो गई हैं और बच्चों का वैज्ञानिक अध्ययन सफलतापूर्वक हो रहा है। तो यह बाल मनोविज्ञान की कई विधियां हैं, जो कि यहाँ पे प्रमुख विधियों में संक्षिप्त आलोचना, ठीक है, आलोचनात्मक जो है उल्लेख करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं विप्रयोग पद्धति। विप्रयोग पद्धति, ठीक है, बालकों में अध्ययन की सबसे पुरानी विधि है, जो कुछ दार्शनिकों ने अपने यदा कदा के निरीक्षण में बच्चों के संबंध में व्यक्त किया और उन विश्लेषणात्मक अध्ययन करके बच्चों के व्यवहार के संबंध में जाना जा सकता है। प्लेटो बाल अध्ययन में इस विधि को अपनाया था, जिसका उल्लेख उसके रिपब्लिक में मिलता है।
तब से आज तक बच्चों के संबंध में अत्यधिक दार्शनिक सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ है। 18वीं शताब्दी में जब शिक्षा में सुधार सरगर्मी थी, उस समय इस विधि का अधिक आश्रय मिला। ठीक है। लॉक जो रूसो, ठीक है, ये प्रभृति विद्वानों ने भी इस विधि का आश्रय लिया था, लेकिन यह विधि वस्तुतः वालमन का अध्ययन करने के लिए लाभप्रद नहीं थी, क्योंकि यह पूर्णतः कल्पना, ठीक है, पर निर्भर करती थी। वास्तविकता की गंध इसमें नहीं है। जिन विद्वानों ने बच्चों के व्यवहार का उल्लेख किया, वह उल्लेख बच्चों के प्रत्यक्ष निरीक्षण, जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, जो कि निरीक्षण, जो कि डायरेक्ट उन्हें देखकर पर आधारित नहीं थी, बल्कि उन्होंने जो कुछ भी उसके बारे में लिखा है वो अपनी स्मृति मेमोरी के आधार पर ही लिखा है। दूसरों से लड़कों या लड़कियों के विषय में जो कथाएं सुनी गई थी, वे उल्लेख के आधार पर उन विद्वानों ने अपने उल्लेखों को कभी निरीक्षण द्वारा प्राप्त अनुभव के आधार पर प्रमाणीकृत करने की आवश्यकता नहीं समझी थी। इन कारणों से यह विधि बाल अध्ययन के लिए कदापि विश्वसनीय एवं प्रतिपन्न नहीं थी है। तो दोस्तों, अभी तक हमने पढ़ा, ठीक है, बाल विकास के बारे में, जो कि उसकी पद्धतियाँ या विषय जो भी हैं उसके बारे में हम जान गए। अब दोस्तों मैं बता दूं आपको कि अब हम चरित्र लेखन पद्धति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इसको हम बायोग्राफिकल मेथड बोलते हैं। तो दोस्तों, आप लोग जो है हमारे वीडियो को जो है शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़रूर वीडियो को लाइक करें, क्योंकि उससे ही हम लोगों का मनोबल बढ़ता है। दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को, थोड़ी थोड़ी वीडियो मैं दे रहा हूं, क्योंकि समय बहुत कम मिल पा रहा है। मैं अब प्रयास करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा समय मिले और वीडियो आप लोगों को रिकॉर्ड करके मैं दे सकूँ। तो दोस्तों, अगर हमारा जो है वीडियो पसंद आता है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। दोस्तों सपोर्ट करें प्लीज़। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।